Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो नाउ इट्स अ 7 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आपको पता है कि हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर आपको चाइना के बारे में जानना है पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन, तो आपको वीडियो का पार्ट 6 और पार्ट 7 देखना ज़रूरी है। पार्ट 6 के अंदर हमने काफ़ी कुछ चाइना के बारे में बताया था, अब हम पार्ट 7 की तरफ चलेंगे। तो एज यू नो दैट हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि कैसे कोमिंताक पार्टी जो थी शुरुआती समय में चाइना के अंदर डायनेस्टिक रूल के बाद आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश करी गई कि कैसे 1937 के टाइम पीरियड पर चाइना का वॉर होता है जापान से। तो आप ये टाइम पीरियड देख सकते हैं, 7 जुलाई 1937 से 2 सितंबर 1945, क्योंकि इस बीच आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस समय पे जापान और चाइना आपस में लड़ रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना जीत तो गया, लेकिन अपने साथ में उसने अलायंस करा हुआ था दूसरे लोगों से, इसकी वजह से चाइना जीता। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह से हुआ क्या, चाइना पर जो आक्रमण हुए थे ना, इसने चीन को बहुत कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि आम जीवन बहुत ही ज़्यादा तहस नहस हो चुका था। तो कहने का मतलब ये था कि कहीं पे भी वॉर होता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो आपको पता है कि सामान जो फूड प्रोडक्शन होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए चाइना के अंदर ये हो रहा था कि जो सामान 100 रुपये का मिलने लग गया था वो उसके बाद 130 रुपये का मिलता था। इसका मतलब 30% की चीज़ों में बढ़ोतरी हुई, या मैं कह सकता हूँ चीज़ें महंगी होने लग गई। लेकिन वॉर की वजह से चाइना को 1937 के वॉर के बाद 1945 के बाद चाइना को कहीं ना कहीं दो चीज़ों का सामना करना पड़ा था, जिसमें से सबसे पहले इकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसे आप पारिस्थितिक समस्या बोलते हैं, जिसमें ज़मीन का ख़राब होना, मिट्टी का ख़राब होना, साथ में डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटना, बार बार बाढ़ आ जाना। ऐसी समस्या जापान को उस टाइम पीरियड पे मैं चाइना को उस टाइम पीरियड पे हो रही थी। और दूसरा था सोशो इकोनॉमिक कल्चर, जिसमें से हमें ये देखने की कोशिश करनी थी कि किस तरीके से बंजर भूमि थी, और साथ में कहीं ना कहीं ज़मीन प्रथा जो थी वो गलत थी, और उन लोगों पे कर्जा बहुत ज़्यादा था। आधुनिक प्रणाली थी टेक्नोलॉजी को लेके, कृषि को लेके, और कहीं ना कहीं संचार कम्युनिकेशन के अंदर भी हमें पुअर कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा था जिस टाइम पीरियड पर जापान के साथ इसका वॉर हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोमिंताक पार्टी धीरे धीरे काम तो कर रही थी, लेकिन आपको पता था कि वो किसानों की समस्या के ऊपर फोकस नहीं कर रही थी। सो दैट इज़ वाई चाइना के अंदर राइज होता है सीपीपी, दैट मीन्स जैसे आप हिंदी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं। इसकी फाउंडिंग 1921 के अंदर हो चुकी थी, और समय समय पे इसके जनरल सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट टाइम पे सी जिनपिंग जो है इसके जनरल सेक्रेटरी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ हेड है। तो जिस टाइम पीरियड पर जनरल सेक्रेटरी सी जिनपिंग एट प्रेजेंट टाइम पे हैं, और इसकी फाउंडिंग 1921 के अंदर हुई थी, तो कहीं ना कहीं इसके मैं बोल सकता हूँ जो राष्ट्रपति थे, या जिसके आप चेयरमैन बोल सकते हैं, उन सभी चेयरमैन में से एक माओ जुदोंग जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माओ जुदोंग 1921 के अंदर ये पार्टी स्टैब्लिश हुई थी। लेकिन आप देखेंगे माओ जुदोंग जो थे दोस्तों, वो 1943 से लेके 1976 के बीच में थे, यानी कि उस समय पे ये चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क्या कहते हैं चेयरमैन, यानी कि राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने ना कहीं जापान के वॉर के टाइम पीरियड पे ये समझने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे कोमिंताक पार्टी जो है जनता के लिए, या जनता के जो भी कामकाज होते हैं उनके प्रति सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर किसानों को लेकर एक अलग तरीके की क्रांति करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि 1893 के अंदर इनका बर्थ था, और इन्होंने कहीं ना कहीं 1914 की रूसी क्रांति के बारे में स्टडी करा हुआ था। और रूसी क्रांति में आपने ये देखने की कोशिश करी थी कि कैसे किसान वर्ग और साथ में फैक्ट्री के जो लेबर थे, मजदूर वर्ग, उन्होंने कैसे वहाँ के राजा, जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि रशिया का उस समय पे राजा कौन था,
और उसको कैसे हटाया था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं माओ ज़ेडोंग को काफ़ी अच्छे तरीके से आती थी और इसीलिए उन्होंने वहाँ की लेबर और वहाँ के किसानों को एक क्रांतिकारी रूप में बनाने की कोशिश करी। और उस टाइम पीरियड में आप ये देख सकते हैं कि किसानों के लिए, किसानों को आधार बनाकर उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि चाइना की एक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकत बनती जा रही थी। किसकी वजह से? वहाँ के किसानों की वजह से। और कोमिंताक पार्टी जो है धीरे 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 कमज़ोर पड़ती जा रही थी, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि कैसे माओविस्ट लोगों ने, दैट मीन्स माओ लोगों ने, माओ कौन? माओ वो लोग जो माओ ज़ेडोंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और कम्युनिस्ट लोग कौन? जो इस पार्टी के हैं। उन्होंने कैसे किसानों को बचाने के लिए, कोमिंताकों को के हमलों से बचाने के लिए उन्होंने कैसे शिविर बनाए थे। और आप ये देख सकते हैं पहाड़ियों पे जाके 1938, आपकी बुकों में लिखा हुआ है कि 1928 से लेके 1934 के बीच में, जिस समय पे वॉर भी नहीं हुआ था, उस समय पे कोमिंताक पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ रही थी। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो थी धीरे धीरे किसानों के दिल में जगह बनाती जा रही थी, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने उस टाइम पीरियड पर जियांग सिंह करके एक प्लेस है, प्रोविज़न है, जो आपको मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी कैपिटल जो है नाचिंग करके इसकी कैपिटल है। और दोस्तों उस टाइम पीरियड पर यहाँ पे कैंप बनाए गए थे, किनके द्वारा? माओ ज़ेडोंग के द्वारा। किसके लिए? वहाँ के किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस समय पे सरकार कोमिंताक पार्टी की चल रही थी, उनके हमलों से बचाने के लिए। तो इस तरीके से इवन उन लोगों ने कहीं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, कुछ भी काम कर सकती थी, इवन उन लोगों ने किसानों के लिए एक तरीके की सोवियत बनाई। सोवियत दैट मीन्स एक ग्रुप बनाया। और ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं भूमि को दोबारा से जब्त करना चाहिए, दैट मीन्स कब्जा लेना चाहिए, और उन्हें किसानों के बीच में दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि किसानों की है। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो यही थी, अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा हो तो रशियन रेवोल्यूशन में यही था। इवन उन लोगों ने महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया, और संगठन के साथ साथ उन्होंने नए तरीके के कानून बनाने की कोशिश करी। वो कानून कौन से थे? विवाह कानून को लेकर, जिसमें महिला जो है आसानी से तलाक ले सकती है, या जिन महिलाओं को ख़रीदा या बेचा जाता था उस टाइम पीरियड पर, ऐसे ख़रीदना या बेचना मतलब सिर्फ दहेज के लिए शादी करना, ऐसे सिस्टम को ख़त्म करना चाहती थी। तो वो एक तरीके के ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही थी, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, मज़दूरों के बीच में, जो कहीं ना कहीं कोमिंताक पार्टी को अच्छी नहीं लग रही थी। इसी वजह से यहाँ पर माओविस्ट लोगों ने, यानी कि कम्युनिस्ट, जो आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं, उन लोगों ने एक लॉन्ग मार्च निकाला। तो दोस्तों आप लॉन्ग मार्च देख सकते हैं, 16 अक्टूबर 1938 से लेके 22 अक्टूबर 1935 के बीच में ये निकाला गया था। और उस टाइम पीरियड पर इसकी डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं, जेंगिन से लेकर यहाँ पर जो प्लेस बता रखा है इन्होंने, येनान करके है ये वाला प्लेस, यहाँ तक इन्हें जाना था। और ये लगभग उस समय पे 6000 मील भीषण और कठिन सफ़र था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे तय करा। और लोकल जनता के बीच में एक तरीके का मैसेज भी देते रहे ये लोग, जनता से जुड़ते भी रहे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं माओ ज़ेडोंग जो थे वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हमें इसको, मैं कह सकता हूँ कि जो किसानों के प्रति वफादारी है, या जो एक सामंतवादी सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, उसे ख़त्म करना चाहते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जैसे कि उन्होंने इसी बीच प्रोग्राम चलाया था युद्ध प्रभुत्व को ख़त्म करने वाले जो लैंड माफिया होते हैं, जो फ्यूडल सिस्टम बढ़ाने वाले लोग होते हैं, उनको ख़त्म करना था। भूमि सुधार की इन लोगों ने बात करी थी। इवन जो लोग चाइना को कब्जाने की कोशिश कर रहे थे उनको भगाने की बात करी थी। यानी कि ये पार्टी कहीं ना कहीं दोबारा से एक नई तरीके के रेवोल्यूशन और नई तरीके की इनिशिएट लेके आ रही थी, है ना।
तो इस तरीके से ये देखने की कोशिश करी गई कि जब जापान से वॉर हुआ था तो उस समय पे दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलके तो काम करा था, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं युद्ध ख़त्म होने के बाद ये देखा गया कि युद्ध ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कोमिंताक पार्टी जो है जनता के बीच में नहीं रही, अस्तित्व नहीं रहा, और यहाँ पे दूसरी पार्टी जो थी, कौन सी पार्टी, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो अस्तित्व में आ चुकी थी। इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक नए लोकतंत्र की शुरुआत करी, जिसे आप देख सकते हैं 1949 से लेकर 1965 के बीच में एक नया लोकतंत्र आया। क्यों आया? तो देखो आप 1912 के अंदर तो सन यात सेन थे जो उस समय पर प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद 1949 से 50 के बीच में दूसरे व्यक्ति प्रेसिडेंट बने थे। किस पार्टी के, वो आपको पता ही है, ये चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के। और 1949 के टाइम पीरियड पर हमारे चाइना के अंदर एक नए प्रीमियर आए थे जो आप देख सकते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी के। तो उन्होंने एक तरीके की नई डेमोक्रेसी बनाई। दैट मीन्स अब यहाँ पर जो चाइना था वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाइना जो है पूरी तरीके से रिपब्लिक हो चुका है। और 1949 चाइना के लिए एक आज़ादी का दिन था। आप ये देख सकते हैं कि हम लोग 1947 के अंदर आज़ाद हुए थे, लेकिन चाइना के लोग 1949 के अंदर आज़ाद हुए थे। और उसके बाद हमारा भारत और चाइना से रिलेशन बना था, वो आपको पता है, हिंदी चीनी भाई भाई। और ये जू एन लाई जो है यही हमारे भारत के अंदर आए थे उस टाइम पीरियड पर, और सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा था उस समय पे। जिस समय पे जू एन लाई देश के प्रधानमंत्री थे चाइना के, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अर्थव्यवस्था को सरकार के अंडर में लाने की कोशिश करी। इवन प्राइवेट ऑनरशिप और लैंड अबॉलिश जैसे सिस्टम को उन्होंने लाने की कोशिश करी। और ये भी कहा कि अब कहीं ना कहीं हमें बहुत तेज़ी से डेवलप होना है, और बहुत तेज़ी से डेवलप होने के लिए उन्होंने ग्रेट लीप्स फॉरवर्ड मूवमेंट चलाया, और इसको हिंदी में लंबी छलांग वाले आंदोलन बोला जाता है। तो दोस्तों लंबी छलांग वाले आंदोलन का मतलब ये था कि जब माओ जेडोंग के बाद यहाँ पर जू एन लाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करी। जिसके लिए उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना के अंदर जो चीज़ें उग रही है, जो चीज़ें पैदा हो रही है, चाइना के अंदर ही बने और फिर वो बाद में जाए बाहर। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टील जैसे फर्नेस को बैकयार्ड में ही इन लोगों ने बनाने की कोशिश करी, जिससे कहीं ना कहीं ये लोग पीपल कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से किसान अपने घर के पीछे ही एक भट्टी बनाता है और फिर जो प्रोडक्शन है वो बनाने की कोशिश करता है। तो ये शुरुआती समय था जिसमें क्या कहते हैं, पार्टी चाह रही थी कि माओ के लक्ष्य को पूरा करने और जनता को कहीं ना कहीं एक तरीके का क्या कहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी। और जनता को एक सामाजिक आदमी बनाने के लिए उन लोगों ने अपनी ज़मीन से प्यार, लोगों से प्यार, लेबर, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल इम्पोर्टेंट समझने की कोशिश करी। और यही सेम चीज़ उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे या चेयरमैन थे, जैसे आप डेंग शियोपिंग बोलते हैं, या एक और नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये क्या है। उस टाइम पे चेयरमैन थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, जिस समय पे आप देख सकते हैं कि जू एन लाई देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गलत है, हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। एक तो ये सिस्टम था, फिर दोबारा एक सिस्टम दूसरा आया जिसे आप कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और माओ जेडोंग के अंडरटेकिंग में 1965 के अंदर महान सर्वव्यवहार संस्कृति क्रांति चलाई गई, जिसमें ये बताया गया कि रेड गार्ड्स जो होंगे, जो छात्र और सैनिक होंगे, वो पूरी तरीके से जो पुराने रीति रिवाज है, पुरानी संस्कृति है, पुरानी आदत है, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कहते हैं ये आंदोलन छेड़ा। और इसका मेन मकसद ये था कि ये लोग ग्रामीण इलाकों के अंदर जाएंगे और माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से और अलग अलग हिस्सों में फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये अच्छा था। फिर यहाँ पे आइडियोलॉजी और स्लोगन्स बनाए गए ताकि चाइना के जो लोग हैं अपनी ही देश की आइडियोलॉजी को नए तरीके से अपनाने की कोशिश करें। और साथ में यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे अर्थव्यवस्था और शिक्षा की प्रणाली में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फेरबदल हुए। और यहाँ पर 1975 में फिर दोबारा एक बार अनुशासन पे जोर दिया गया, डिसिप्लिन पे जोर दिया गया। और 1975 के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल
जो रेवोल्यूशन था वो दोबारा होना चालू हो गया, क्योंकि देश के अंदर उस टाइम पीरियड पर चाइना को देख सकते हैं कि यहाँ पर माओ जेडोंग ने जो शुरुआती चेयरमैन थे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना भी करी थी, लेकिन 1973 के टाइम पीरियड पर जू एन लाई ने पूरी तरीके से ये कहा कि हमें उद्योग, विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी या सेना, इन सभी में मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1978 के बाद नए सुधार होने चालू हो गए। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि डेंग श्योपिंग इन व्यक्ति ने ये कहा कि हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए, विज्ञान, उद्योग और कृषि, रक्षा, इन चीज़ों पे हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए। तो इसलिए आधुनिकीकरण हुआ और यहाँ पे ये देखा गया चाइना की अर्थव्यवस्था में 1982 के अंदर एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, 1988 के अंदर इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो बहुत पहले बात हो चुकी थी, और उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए ताकि बाहर की कंट्री अब चाइना के अंदर अपने सामान को बेच सकती है और बाहर के लोग अपनी कंट्री के अंदर सामान को ख़रीद सकते हैं, ऐसा सिस्टम बनाया गया। इवन 2001 के अंदर यहाँ पर चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें साइन करे। इससे पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ नई आर्थिक नीति और ज़्यादा मजबूत हुई और चाइना की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। इसकी वजह से चाइना जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी के रूप में उभरा। और इवन 1989 के अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा कि कहीं ना कहीं चाइना को खुलापन और कठिन दृष्टिकोण का अंत करना चाहिए और उन्हें दूसरी कंट्रियों के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप करने चाहिए। तो ये था दोस्तों चाइना के बारे में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।